Coding for themes. Narrative researcher may code the data of the stories into themes और categories. जब आपके पास स्टोरीज आती हैं, अगर आप नैरेटिव रिसर्च कर रहे हैं तो वहां पर स्टोरी में से थीम्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, कैटेगरीज बनाई जाती हैं और उसको कोड किया जाता है। और तकरीबन हर क्वालिटेटिव स्टडी में रिसर्चर जो है वो जब डाटा को प्रेजेंट कर रहा होता है, समराइज कर रहा होता है, उसने रिजल्ट में इसको एनालिसिस करता है और फिर उस रिजल्ट को उसने प्रेजेंट करना होता है, तो वहां उसके लिए कोडिंग करना बहुत जरूरी होती है। The identification of themes provides the complexity of a story and adds depth to the insight understanding individual experiences. अब वो जो स्टोरी है उसमें से थीम्स को निकालना, उनको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वो जो थीम्स होते हैं वो आपको एक स्टोरी की डिफिकल्टी बताते हैं और एक इन डेप्थ जो है वो इंफॉर्मेशन मिलती है और एक इंसाइट डेवलप होती है इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस से रिलेटेड। तो उन थीम्स को देखना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है, उनमें से कौन से मर्जिंग थीम्स हैं, कनेक्टिंग थीम्स हैं, फिर उनकी कोडिंग होती है, उनका एनालिसिस होता है, फिर उससे आपको एक स्टोरी की और एक पर्सन के लाइफ में जो एक्सपीरियंसेस होते हैं उससे रिलेटेड जो है आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। द रिसर्चर आइडेंटिफाइज अ स्मॉल नंबर ऑफ थीम्स सच एज 5 to 7। अब नेरेटिव रिसर्च में जब एक स्टोरी आपके पास आती है तो उसमें से 5 to 7 थीम्स जो हैं एटलीस्ट जो है रिसर्चर ने फाइंड आउट करने होते हैं, आइडेंटिफाई करने होते हैं। ये नहीं होता कि आपने रजिस्टर भर लिए थीम्स के, तो एक स्टोरी आती है आप उससे कुछ थीम्स निकालते हैं, फिर दूसरी स्टोरी आती है फिर आप उससे कुछ थीम्स निकालते हैं। तो इस तरह आप थीम्स को आइडेंटिफाई करते हैं और फिर उनको कनेक्ट करते हैं, उनकी कैटेगरीज बनाते हैं, उनकी कोडिंग करते हैं। रिसर्चर्स इनकॉर्पोरेट दीज थीम्स इनटू द पैसेजेस अबाउट द इंडिविजुअल स्टोरी और इंक्लूड देम एज ए सेपरेट सेक्शन इन अ स्टडी। अब रिसर्चर जो है वो इनको इनकॉर्पोरेट भी कर सकता है, जो स्टोरी इंडिविजुअल की आ रही है उसके हवाले से जो भी वो राइट अप करेगा वहां भी इन चीजों को वो लेकर चल सकता है। इसके अलावा स्टडी में अपने रिसर्च में वो उसको एक सेपरेट सेक्शन के तौर पर भी प्रेजेंट कर सकता है उन थीम्स को। Narrative researcher typically present these themes after retelling the story। और जो रिसर्चर होता है वो इन थीम्स को उस वक्त प्रेजेंट करता है जब वो स्टोरी एक दफा बताई गई होती है, उसके बाद दोबारा बताई गई होती है, क्योंकि बाजू का जब पहली दफा में स्टोरी ली जा रही होती है तो उसमें बहुत सारी चीजें मिसिंग हो सकती हैं, चांसेस हैं कि मिसिंग होंगी, लॉजिक वो नहीं होगी, तो उसमें फिर सीक्वेंस बनाया जाता है, लॉजिकल प्रेजेंटेशन को देखा जाता है। तो जब स्टोरी रीराइट की जाती है या एक पर्सन अपनी स्टोरी को दोबारा से बताता है तो वहां पर ये होता है कि वो उसमें से थीम्स को आइडेंटिफाई करना, उसको प्रेजेंट करना जो है वो आसान होता है। कॉन्टेक्स्ट और सेटिंग। Narrative researchers describe in detail the setting और कॉन्टेक्स्ट इन विच द इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस द सेंट्रल फेनोमेनन। अब आप देखेंगे जो एक कॉन्टेक्स्ट में, एक सेटिंग में किसी भी चीज को प्रेजेंट करना बहुत जरूरी होता है। अगर आप डेली लाइफ में भी देखें, आपको जो एक्सपीरियंसेस होते हैं या आप वैसे भी रिसर्च से हटकर भी अगर आप एक नॉर्मली भी अगर आप इसको देखें तो आप को ये चीज समझ आएगी कि कोई भी चीज अगर आपने अंडरस्टैंड करनी है, किसी पर्सन को अंडरस्टैंड करना है, उसके बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना है, तो आपको एक स्पेसिफिक सेटिंग या कॉन्टेक्स्ट में उसको परसीव करना होगा, जो अमूमन हम नहीं करते हैं। तो यहाँ पे रिसर्चर जो है वो जिस भी चीज को डिस्क्राइब करेगा, नरेट करेगा, वो उस कॉन्टेक्स्ट और सेटिंग में करेगा ताकि उस इंडिविजुअल के जो एक्सपीरियंसेस हैं वो उस चीज को समझा जा सके और उसके जो सेंट्रल फिनोमिनन है उस चीज को अंडरस्टैंडिंग, उससे रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। इन द रीस्टोरिंग ऑफ द पार्टिसिपेंट स्टोरी एंड द टेलिंग ऑफ द थीम्स, द नरेटिव रिसर्चर इंक्लूड रिच डिटेल अबाउट द सेटिंग और कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट एक्सपीरियंसेस। अब जब रीस्टोरिंग हो रही होती है, वो प्रोसेस है, एक दफा स्टोरी है फिर उसको दूसरी दफा स्टोरी हुई है, तो रीटेलिंग हो रही है, एक दफा बताया फिर दूसरी दफा बताया और फिर इसके बाद उसमें से थीम्स को आइडेंटिफाई किया और फिर इसको प्रेजेंट करने की कोशिश की। तो इससे वो रिसर्चर जो है वो उसको बहुत एक रिच डिटेल उसको मिलती है, एक सेटिंग, एक कॉन्टेक्स्ट में जहां उस पार्टिसिपेंट का एक्सपीरियंस हो रहा है। तो अगर एक पर्सन कहता है कि ये मेरी जिंदगी का सबसे तकलीफ दह लम्हा था जब मैंने ये इस चीज को, इस हादसे को मैंने देखा और इस बात को मैंने फील किया, इस तरह की बातें होती हैं, फिर देखना पड़ेगा कि वो पर्सन अगर ये कह रहा है कि ये मेरी जिंदगी का सबसे तकलीफ दह लम्हा था, तो वो कौन सी सिचुएशन थी, किस कॉन्टेक्स्ट में वो बात कर रहा है, किस सेटिंग में वो बात कर रहा है, उसका ये तकलीफ दे जो एक्सपीरियंस था, पेनफुल एक्सपीरियंस था, ये किस कॉन्टेक्स्ट में हुआ है। उससे फिर पार्टिसिपेंट के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो ज्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाते हैं। द सेटिंग इन नैरेटिव रिसर्च में बी फ्रेंड्स,
family, workplace, home, social organization और school, the place where the story physically occur. अब सेटिंग में आप जब देखेंगे एक पर्सन के एक्सपीरियंसेस को वो करेंगे तो वो उसकी सेटिंग क्या क्या हो सकती है, उसके फ्रेंड्स के साथ, जैसे सोशल सर्कल होता है लोगों का, फ्रेंड्स के साथ आपका अपना एक्सपीरियंस है, फिर फैमिली के साथ डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है, फिर वर्क प्लेस पर आपके एक्सपीरियंसेस होते हैं, घर के अंदर होते हैं, किसी इदारे में होते हैं, किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में होते हैं, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में कहीं भी होते हैं, या कोई ऐसी जगह जहां पर वो स्टोरी जो है वो बताई गई है या उससे रिलेट करती है। तो आपको इस सारी सेटिंग्स को भी देखना होता है कि अगर एक पर्सन कहता है कि मेरा इस जिंदगी का तकलीफ दे लम्हा था कि जब मुझसे ये बात कही गई, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि उसने ये डिस्क्राइब तो किया एक्सपीरियंस पेनफुल, लेकिन ये किसके साथ था, उससे ये बात किसने कही है, फ्रेंड ने कही है, किसी फैमिली मेंबर ने किया, या वर्क प्लेस पर उसके किसी कोलीग ने उसको ये बात कही जो उसको बहुत पेनफुल फील हुई, बहुत तकलीफ दे लगी। एक्सपीरियंस उसका घर में हुआ, घर से बाहर हुआ, किसी पार्टी में हुआ, या किसी इंस्टीट्यूट में, इदारे में हुआ है, या उस जगह पर हुआ कि जहां पर स्टोरी जो है वो हुई है, वो या एक्सपीरियंस हुआ। तो ये सारी चीजें देखनी पड़ेंगी कि इसको जो है वो डिस्क्राइब करना बहुत जरूरी होता है। Collaborating with participants. Collaboration in narrative research means that the inquirer actively involves the participants in the inquiry as it unfolds. अब कोलिब्रेशन ही आप देख लें कि ये रिसर्च जो है, नैरेटिव रिसर्च है, ये कोलिब्रेशन के बगैर चल ही नहीं सकती। वैसे तो कोई भी रिसर्च कोलिब्रेशन के, कोऑपरेशन के बगैर नहीं चल सकती। अगर आप क्वांटिटेटिव स्टडी भी करते हैं तो वहां भी जब तक आपका पार्टिसिपेंट आपके साथ कोऑपरेट नहीं करेगा, आपको टाइम नहीं देगा, अंडरस्टैंड नहीं करेगा उस रिसर्च को, तब तक आपके लिए मुश्किल हो जाएगा कि एक ट्रू डाटा जो है वो पार्टिसिपेंट से लेना। तो यहाँ भी नैरेटिव रिसर्च है, तो नैरेटिव रिसर्च में तो बेसिकली एक पर्सन जो है, ही और शी इज राइटिंग अ स्टोरी अबाउट समवन एल्स। तो अब जिस पर्सन की स्टोरी लिखी जा रही है, जिसकी डिस्क्राइब की जा रही है, तो उसके साथ कोलिब्रेशन जो है वो बहुत एक जरूरी है। और उसमें जो है इंक्वायरर जो रिसर्चर होता है वो तो एक्टिवली इन्वॉल्व होता ही है, लेकिन पार्टिसिपेंट को भी उसमें एक्टिवली उस इंक्वायरी में इन्वॉल्व होना पड़ता है ताकि चीजें ज्यादा से ज्यादा जो है वो शेयरिंग हो सके। दिस कोलिब्रेशन में इंक्लूड मैनी स्टेप्स in the research process, from formulating the central phenomenon to deciding which type of fields text will yield helpful information to writing the final re-story of individual experience. अब इस कोलिब्रेशन में डिफरेंट स्टेप्स होंगे, जैसे रिसर्च प्रोसेस जो पूरा आप लेकर चलेंगे कि आप किस तरह फॉर्मुलेट करेंगे कि सेंट्रल फिनोमिना है क्या, आपने क्या, किन फील्ड टेक्स्ट को आपने लेना, कंसीडर करना है, किससे आपको ज्यादा अच्छी इंफॉर्मेशन मिल सकती है, और कि आप एक स्टोरी को जो है वो रीटेलिंग के जरिए, स्टोरिंग के जरिए किसी भी पर्सन के इंडिविजुअल एक्सपीरियंस को डिस्क्राइब कर सकें, उसके बारे में लिख सकें। तो डिफरेंट स्टेप्स होंगे जिनको आपने वन बाय वन फॉलो करते हुए उस लेवल तक जाना है जहां पर एक पर्सन के इंडिविजुअल एक्सपीरियंस, उसके पर्सनल एक्सपीरियंसेस को या उसके सोशल एक्सपीरियंस भी हैं तो उसको आप डिस्क्राइब कर सकें और एक फाइनल जो है वो प्रेजेंटेशन आपकी उस हवाले से मौजूद हो। Collaborative involves negotiating relationships between the researcher and the participant to lessen the potential gap between the narrative told and the narrative reported. कोलिब्रेशन में फिर आप देखें कि ये रिलेशनशिप है रिसर्चर एंड पार्टिसिपेंट का, जिसमें नेगोशिएशन भी होती है, कन्वर्सेशन हो रही है, चीजों पर एग्रीमेंट हो रहा है और बड़े एक अच्छे माहौल में वो बात हो रही होती है। उससे ये होता है कि जो रिपोर्ट कर रहा है और जो इस चीज को नोट कर रहा है और जो बता रहा है स्टोरी, उन दोनों के दरमियान जो है वो गैप इतना कम होगा, जितना उनके दरमियान कोलिब्रेशन होगी उतना ही एक अच्छा रिलेशनशिप सामने आएगा। और जब दो रिसर्चर और पार्टिसिपेंट दोनों का रिलेशनशिप एक ट्रस्टवर्दी होगा, एक हेल्दी स्टेबल रिलेशनशिप होगा, तो उतना ही अच्छे तरीके से स्टोरी को प्रेजेंट किया जा सकेगा। It may also include explaining the purpose of the inquiry to the participant, negotiating transitions from gathering data to writing the story and arranging ways to intermingle with participants in a study. अब इसमें आप देखें कि इस कोलिब्रेशन में जब जो है रिसर्चर जो है वो इंक्वायरर जो है वो उस रिसर्च के पर्पस भी एक्सप्लेन करता है। और ये देखें, ये आप क्वांटिटेटिव जो स्टडी कर रहे हैं उसमें भी आप एट द फर्स्ट स्टेप आप क्या करते हैं कि आप पार्टिसिपेंट को बताते हैं
उन्हें ब्रीफ करते हैं कि आपकी स्टडी है कि आप क्यों कर रहे हैं, इसमें किसी किस्म का कोई रिस्क इन्वॉल्व नहीं है, ये बेनिफिशियल है और उसमें आप पूरा उसको जो है उस रिसर्च में पार्टिसिपेंट का रोल क्या होगा, उसे किस तरह क्वेश्चनर फिल करने हैं, ये सारी डिटेल आप उसको बताते हैं। तो ये तो बड़ी जरूरी चीज होती है किसी भी रिसर्च में। तो यहाँ भी पार्टिसिपेंट के साथ जो है वो रिसर्चर का एक कोलैबोरेटिव एक रिलेशनशिप होगा जिसमें वो नेगोशिएट करेगा डिफरेंट चीजों को, ताकि वो जो स्टोरी बता रहा है उस स्टोरी इससे रिलेटेड जो डाटा भी मिल रहा है उसको किस तरीके से एक स्टडी में एक पार्टिसिपेंट्स के साथ जो है वो उसको रिलेट किया जा सकता है और किस तरीके से उस स्टोरी को एक इफेक्टिव बनाया जा सकता है। और जितना पार्टिसिपेंट के साथ मिलकर और उसको जो है वो ऐसे तरीके रिसर्चर यूज करता है जिससे पार्टिसिपेंट के साथ मिलकर जो है वो उस स्टोरी को लिखता है। लिखने का मतलब ये नहीं है कि पार्टिसिपेंट उसको लिख कर दे रहा है, लेकिन चूंकि पार्टिसिपेंट बता रहा है और रिसर्चर जो है वो उसको रिकॉर्ड कर रहा है, मेंटेन कर रहा है, डाटा को रिकॉर्ड कर रहा है, उसको रीराइट कर रहा है, एक दफा लिखता भी दूसरी दफा भी लिखता है, तो किस तरीके से वो स्टडी में जो है वो एक स्टोरी जो है वो सामने आ सकती है। अब इस नैरेटिव रिसर्च मेथड के कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस डिस्कस कर लेते हैं। एडवांटेजेस में अगर हम देखें तो नैरेटिव्स कैन बी कंसीडर्ड एज द वेरी essence of human behavior and a fundamental mode of thinking. We often organize and transfer our knowledge in a narrative form. अब जो नैरेटिव स्टडी है इसमें जब एक ह्यूमन बिहेवियर के हवाले से आप चीजों को नरेट करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, स्टोरी को बताते हैं और इसमें थिंकिंग के हवाले से भी आपको पता चलता है, ना सिर्फ बिहेवियर बल्कि थिंकिंग के हवाले से भी पता चलता है। एक पर्सन अपनी स्टोरी बताता है, अपने एक्सपीरियंसेस बताता है, तो उससे उसके बिहेवियर से रिलेटेड भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है और उसकी थिंकिंग, उसके किस तरह की थॉट्स हैं, उसका परसेप्शन कैसा है, आपको ये भी पता चलता है। और फिर इसके अलावा एक नॉलेज जो है मिल रहा है, उस नॉलेज को ऑर्गेनाइज करने में बहुत हेल्प मिलती है और उसको एक नैरेटिव फॉर्म में प्रेजेंट करने में भी जो है वो एक हेल्प मिलती है। तो ये स्टडी, नैरेटिव स्टडी जो होती है, ये ह्यूमन बिहेवियर को, उसकी कॉग्निशन, उसकी थिंकिंग को अंडरस्टैंड करने में और एक नॉलेज को जो है वो नैरेटिव फॉर्म में ट्रांसफर करने में, एक स्टोरी की फॉर्म में ट्रांसफर करने में बहुत बेनिफिशियल है। इन एवरीडे बिजनेस फॉर्म represent and market themselves to the public audience and clients through narratives. Business managers tell stories about their career or sales triumphs and disaster, and engineers in a particular project provide stories about how and why particular choices were made. अब आप देखें कि इसमें डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, फर्म्स वो इस हवाले से स्टोरीज बता सकती हैं कि उन्होंने अपने बिजनेस को कैसे सक्सेसफुल किया, अपने कैरियर कैसे बनाया है और किस तरह उनकी कोई जो उनकी सेल्स हो रही हैं या उनकी प्रोडक्ट्स मार्केट में आ रही हैं। और इसी तरह इंजीनियर्स हैं तो वो भी अपनी हवाले से स्टोरी बता सकते हैं कि उन्होंने किस तरह की चॉइसेस की, किस तरह के डिसीजन वो बिजनेस सेक्टर में लेते हैं। Narrative is what researchers do when they construct case description and what informants do when they convey the details of their experiences. अब जब नरेट कर किया जा रहा होता है तो उससे ये पता चलता है कि रिसर्चर जो है वो कब और किस तरह का केस जो है वो डिस्क्राइब कर रहा है, उसको कंस्ट्रक्ट कर रहा है, और जो इन्फॉर्मेंट है, जो पार्टिसिपेंट जो अपने एक्सपीरियंसेस को बता रहा है, वो किस तरीके से अपने हवाले से डिटेल जो है वो कन्वे कर रहा है। ये भी नरेटिव रिसर्च को पढ़ के कर आपको अंदाजा हो जाता है कि रिसर्चर ने यहाँ रोल कैसे प्ले किया, उसने कैसे केस को डिस्क्राइब किया है और बताने वाले ने अपने हवाले से किस तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो कन्वे की है। द इंटरेस्टिंग पॉइंट इन नैरेटिव्स इज दैट दे आर टू प्रोवाइड वाइटल टाइप ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अब इसका एक और बहुत अच्छा जो है वो एक बेनिफिट है कि ये आपको एक अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप करती में हेल्प करती है, आपको बताती है कि आपने किस तरीके से एक चीज को समझना है, एक पर्सन को समझना है, उसकी लाइफ के हवाले से आपने उसको अंडरस्टैंड कैसे करना है। नैरेटिव एनालिसिस कैन बी यूज्ड टू रिकॉर्ड डिफरेंट व्यू पॉइंट्स एंड इंटरप्रेट कलेक्टेड डाटा टू आइडेंटिफाई सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस इन एक्सपीरियंसेस एंड एक्शंस। अब जब नैरेटिव एनालिसिस होता है तो उसमें डिफरेंट व्यू पॉइंट भी सामने आते हैं। जब उसको इंटरप्रेट किया जाता है तो उससे ये भी हेल्प मिलती है कि जो एक्सपीरियंसेस एक पर्सन की जिंदगी में हुए हैं, उसके जो एक्शंस हैं, उनमें कहाँ सिमिलैरिटी है, कहाँ आपको एक जैसी चीजें, मिलती जुलती चीजें नजर आती हैं और कहाँ आपको बड़ा डिफरेंस नजर आता है कि हाँ ये एक्सपीरियंस उस एक्सपीरियंस से बड़ा डिफरेंट है, ये इसका प्रेजेंट में इसका बिहेवियर पास्ट से बिहेवियर से बहुत डिफरेंट है, या 10 साल पहले भी इनका ये एक
एटीट्यूड था और आज भी इनका ये एटीट्यूड है। तो इस तरह के सिमिलैरिटी डिफरेंसेस को भी आइडेंटिफाई करने में, उनको इंटरप्रेट करने में बहुत हेल्प मिलती है। एडवांटेजेस के साथ इस नैरेटिव रिसर्च के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। बिकॉज नैरेटिव टेक्स्ट आर रिटन from a first person perspective, the reader is limited to the interpretation of the narrator। अब यहाँ पर ये होता है कि यहाँ पर हर चीज एक पार्टिसिपेंट खुद ही अपने बारे में बता रहा है फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो रीडर के लिए जो है वो उसको अंडरस्टैंड करना मुश्किल हो जाता है कि नैरेटर जो है, जो उसको नरेट कर रहा है, वो उसको कैसे इंटरप्रेट कर रहा है, उसकी अपनी इंटरप्रिटेशन किस तरह की है। तो वो यहाँ उसको डिफिकल्टी हो सकती है। जो नैरेटिव टेक्स्ट पढ़ेगा, जो रिटन फॉर्म में इसके पास चीजें आएंगी, तो उसमें उसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने में थोड़ा टाइम लगेगा। If the narrative text is non-fiction, the information communicated may not always be verified since it is related from one person perspective। अब आप देखें कि ये है तो नॉन फिक्शन काम, जो टेक्स्ट जो भी आपको रिपोर्ट मिलेगी, रिसर्च पेपर के फॉर्म में मिले या बुक के फॉर्म में मिले, तो जो भी वो स्टोरी होगी वो नॉन फिक्शन होगी, क्योंकि वो दैट इज बेस्ड ऑन रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस। लेकिन वो इंफॉर्मेशन जिस तरीके से कम्युनिकेट की गई है उसको वेरीफाई करना जो है वो मुश्किल होता है, क्योंकि वो एक पर्सन के पर्सपेक्टिव से चीजों को रिलेट किया गया है, हर चीज को डिस्क्राइब किया गया है, तो वहां पर उसकी वेरिफिकेशन जो है वो डिफिकल्ट हो जाती है। स्टोरीज आर एसेंशियली इंडिविजुअल कंस्ट्रक्ट ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस एंड हैव लिमिटेशन दैट मे अफेक्ट ऑब्जेक्टिविटी इन प्रेजेंटेशन। अब जो स्टोरीज हैं तो वो जाहिर है वो इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस पर जो है वो बेस करती हैं और उसको बाकायदा कंस्ट्रक्ट किया गया और एक किस्म बताता है अपने एक्सपीरियंसेस को, तो इस वजह से इसमें सब्जेक्टिविटी ज्यादा इन्वॉल्व होती है और ऑब्जेक्टिविटी कम हो जाती है जब उसको प्रेजेंट किया जा रहा होता है। क्योंकि अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज को प्रेजेंट कर रही हूँ तो वो मैं तो वही कहूंगी जो मैं परसीव करती हूँ या मैं जो फील करती हूँ, तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिविटी जो है वो बहुत हद तक कम हो जाती है और सब्जेक्टिविटी जो है वो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाती है। Narrative inquiry is not feasible for studies of large number and it is not suitable for investigators who seek an easy and unobstructed view of subject life। अब narrative study या inquiry जो है ये इतनी feasible भी नहीं है, इतनी convenient भी नहीं है कि आप इसको ज्यादा studies इस पर कर सकें या बार बार इसको कर सकें, और ये उन लोगों के लिए suitable नहीं है, उन रिसर्चर के लिए जो कोई आसान रास्ता ढूंढते हैं कि किसी पर्सन की लाइफ के हवाले से जो है उसको लिखा जाए, उसके बारे में ओपिनियन दी जा सके। The researcher has to collect extensive information about the participant in order to fully understand and the context of that individual। अब रिसर्चर जो है उसको बड़ी एक इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, बड़ी वास्ट उसको जो है नॉलेज उसका होना चाहिए या उसको बड़ी एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन चाहिए पार्टिसिपेंट के बारे में, क्योंकि आप एक पार्टिसिपेंट की लाइफ के हवाले से लिखा जा रहा है कि उसकी लाइफ के हवाले से एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, तो उसके लिए बड़ा एक रिच इंफॉर्मेशन और बड़ी डिटेल इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है। Anonymity may become an issue as some participants do not want their anonymity protected as they want their stories to be shared। अब यहाँ पर एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि जब एक पर्सन अपनी लाइफ हिस्ट्री पूरी बताएगा, अपने एक्सपीरियंसेस बताएगा, और जाहिर है उससे बहुत सारी चीजें अपने पॉजिटिव नेगेटिव हर तरह के एक्सपीरियंसेस बताने पड़ते हैं, तो वहाँ पे कोई सीक्रेसी मेंटेन नहीं रह सकती और उस पार्टिसिपेंट की चीजें, पर्सनल चीजें जो हैं वो कॉन्फिडेंशियल नहीं रह सकती, और इस हवाले से इश्यूज जो हैं वो पार्टिसिपेंट को हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था नैरेटिव रिसर्च मेथड जो हम क्वालिटेटिव स्टडी में यूज कर सकते हैं। अगर आप फ्यूचर में किसी पर्सन के हवाले से कुछ लिखना चाहते हैं, उसकी लाइफ स्टोरी के हवाले से बताना चाहते हैं, उस पर कोई बुक लिखना चाहते हैं, कोई रिसर्च पेपर लिखना चाहते हैं, तो नैरेटिव रिसर्च मेथड आपके लिए एक सुटेबल रिसर्च मेथड हो सकता है।